सर्वप्रथम सर आपसे जो विश्वविद्यालय ने अभी तक कुछ जो काम किए हैं, जो स्वावलंबन और मानव चरित्र निर्माण के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगी कि बीकानेर विश्वविद्यालय ने सुखी और समृद्ध पूर्वक जीवन जीने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई चीज़ें अभी अपने करिकुलम में ऐड की है। जैसे उसमें सबसे पहला जो काम सर अभी विश्वविद्यालय ने किया है, तो उन्होंने एक सेपरेट फैकल्टी बनाई है जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में स्टूडेंट्स को बताती है, और साथ ही उसके 5 नोडल सेंटर्स स्थापित किए हैं जो बच्चों को सुख और समृद्धि पूर्वक जीने के बारे में सिखा सके। इसके साथ ही इस विषय को सिखाने के लिए बच्चों तक कि वो सुखपूर्वक कैसे जी सकते हैं, उसके लिए हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी कार्य किया है। और इसके लिए हमने उन शिक्षकों को लगभग 450 शिक्षकों को 8 दिन के कठिन एक प्रशिक्षण शिविर से गुजारा है, जिससे वो खुद भी इस बात को समझ सकें कि सुखपूर्वक जीना कैसे हो, और वो विद्यार्थी को ये बात ठीक से समझा सकें। इसी के साथ हमने इस विषय को सभी पाठ्यक्रमों में एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। हमने इस विषय का एग्जाम हिंदी में किया है सर, जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ के इसको लिख सकें। और आपको ये भी जान के बहुत हर्ष होगा सर कि जो ये पहली बार देश में हमने ये विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप्स की हैं सुख और समृद्धि के लिए, उसमें विद्यार्थी न केवल खुद सुन रहा है बल्कि उसका परिवार भी उसके साथ बैठ के सुन रहा है। और जब उनके फीडबैक सेशन में हमने विद्यार्थियों से बात की, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के परिवार के सदस्यों ने भी हमसे ये बात की कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ये केवल हमारे लिए, ये बच्चों के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए उपयोगी है। तो सर आपके मार्गदर्शन में हमने अभी तक इतना सारा काम किया है। और अब मैं अपने सुनने वालों से, हालांकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से सभी परिचित हैं, लेकिन मैं उनका परिचय एक बार फिर परंपरा के क्रम में देना चाहूंगी। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री 15वीं विधानसभा से भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए तथा वर्तमान में राज्य सरकार में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं। आपने अपनी सेवाओं की शुरुआत 1982 में एमजीएस गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर से एक शिक्षक के रूप में ही की। आप छात्र जीवन से ही एनएसयूआई से जुड़े रहे और 1982 से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े तथा तब से गांधी जी से प्रेरित हो संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत और प्रयासरत रहे। आपने इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षक संघ एवं राजस्थान शिक्षक कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई है। आपने कई तरह के बोर्ड और कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे सीबीएसई, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप कई प्रोफेशनल बॉडीज के सदस्य भी हैं। आपके द्वारा अभी तक 15 पुस्तकों का लेखन किया गया है तथा 12 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। आप वर्तमान में राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नेशनल को कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। आपको आपकी सामाजिक सहभागिता के लिए सन 1911-12 में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को लेकर आपने पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए हैं। आप कार्यशालाओं, समसामयिक विचार गोष्ठियों, जन जागरण कैंप के जरिए लगातार सक्रिय रहते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बूथ लेवल पे जाके लोगों से उनकी समस्याओं को जान के और उनको समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा रोटरी और लॉयन क्लब के माध्यम से भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया जा रहा है। चूंकि आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय शिक्षक के रूप में योगदान दिया है, अतः शिक्षा की बेहतरी के लिए आप विशेष रूप से प्रयासरत रहते हैं और आपके मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य की तकनीकी शिक्षा तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर है। शिक्षा और गांधी जी के आदर्श से विशेष लगाव के कारण आप आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करें। थैंक यू अलका जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति चारण जी का और उनकी पूरी टीम का। कोविड के दौर में विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है और किस तरह से इसे कोरोना कोविड से बाहर निकल करके और एक सामान्य रूप में हम आए, इसके लिए चिंतन भी कर रहा है और संघर्ष भी कर रहा है। जो आज ऑनलाइन वार्ता का विषय रखा गया है, के बाद अर्थव्यवस्था, और इसमें दिया है कि गांधी के स्वराज की अवधारणा। अभी से पूर्व
जो गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति सुदर्शन अयंगर जी का भी मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वार्ता में। उनके विचार मैंने सुन रहा था, तो उन बातों को आगे बढ़ाते हुए अपनी कुछ बात शेयर करना चाहूंगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, फैकल्टी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज के परिप्रेक्ष्य में विचार करने की जरूरत है। शुरुआत में कोविड-19 के मैनेजमेंट से करता हूं और अयंगर साहब के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो शब्द राजस्थान को लेकर के और हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कोविड प्रबंधन किया गया है, जिसको राज्यों ने, देश के सभी राज्यों ने सराहया, विश्व स्तर पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। और ये सब सहयोग का परिणाम रहा है। और उस रूप में इस कोविड के दौर में, जबकि पूरा विश्व चिंतित है, न केवल डेवलपमेंट एजेंसीज, सभी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो केंद्र सरकारें हो, चाहे अन्य देशों की सरकारें हैं, उनके सामने मुख्य चुनौती है कि इस कोविड से कैसे संघर्ष करें और कैसे बाहर निकलें और किस तरह से सामान्य जनजीवन दोबारा से स्थापित कर सकें। मैंने खुद इस कोविड-19 के तहत देखा और गांव में घूमा, प्रत्येक गांव का दौरा किया, तो एक बात तो मेरे जहन में बड़ी सही निकल के आई है, उभर के आई है, जो अयंगर जी ने भी कहा कि गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की अवधारणा को विकसित किया, वो बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सा उनका मॉडल है ग्राम स्वराज का, जिसके लिए बहुत कुछ चीजों की जरूरत है, जिसको आदमी अगर अपने जीवन शैली में ढाल ले तो ग्राम स्वराज की अवधारणा को हम साकार रूप दे सकते हैं और उन ग्रामों को, गांव को आत्मनिर्भर बनाने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसा कि अयंगर जी ने कहा था कि गांव के लोगों ने तमिलनाडु में ये प्रण कर लिया कि हम गांव में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, हम अपना प्रबंधन खुद करेंगे, चाहे खाद्यान्न की समस्या हो। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया तो मुझे गांव में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह की प्रॉब्लम सामने नहीं रखी। अदरवाइज शहर की जो बस्तियां, स्लम्स डेवलप हो जाते हैं या कॉलोनियां डेवलप हो गई, तो वहां फिर भी ये मांग रहती थी, हमारे यहाँ खाद्यान्न वितरण नहीं आया, हमारे यहाँ ये नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैंने गांव की भूमिका को देखा, गांव को किस तरह के लोग आपसी सहयोग करके, अगर मेरे यहाँ 100 किलो अनाज है तो 10 किलो वो पड़ोसी को दे रहा है। मतलब मुझे खुशी इस बात की हुई कि 99 गांव में मुश्किल से, जहां करीब करीब मैं समझता हूं इतनी बड़ी आबादी है, मुश्किल से 10-20 लोगों ने कहा होगा कि हमको कुछ जरूरत है। अदरवाइज 99.99% लोगों ने ये सवाल ही नहीं किया और ना मेरे से अनुरोध किया कि हमको खाद्यान्न की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, दाल की जरूरत है। तो ये इस चीज को बताती है। और शहरी अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग, इस मेट्रो कल्चर की डेवलपमेंट में विश्वास करने वाले लोग, उनके लिए ये सबक है कि गांव को लोग इतने सीमित साधन होने के बावजूद भी इस कठिनाई के दौर में या किसी तरह का भी कोई संकट आर्थिक या सामाजिक आता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अपना यूथ जो जुड़ा हुआ है, वहां हमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आई। गांव के व्यक्तियों ने, युवाओं ने युवा मंडल बना करके स्वयं ही गांव में बाहर से आने वाले व्यक्ति को रेखांकित किया और सीधा क्वारंटाइन होम में ले जाते थे या हॉस्पिटल में ले जाते थे। शहर में हमें पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रशासन लगाना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपए लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कानून जो है शहरों में तोड़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं। एक मंत्री के रूप में भी मैं कह सकता हूं कि शहर में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने में कम दिक्कत आती है, शहरी अर्थव्यवस्था में, शहर की व्यवस्था में कानून व्यवस्था का राज करने में ज्यादा कठिनाई आती है। तो इस कोविड ने हमको दिखाया है कि किस तरह के संकट में किस तरह से हम प्रबंधन कर सकते हैं। जहां की आपने देखा होगा कर्फ्यू लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है। इस कोरोना ने जो हमको दिया एक अपॉर्चुनिटी में भी मानता हूं, नो डाउट एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं लेना चाहता हूं। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के निर्देशन में इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए और सारा की सारी इकोनॉमी को और गवर्नमेंट को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करने के लिए काम किया कि हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप कर लें जिससे कि इस कोरोना संकट से हम निकल सके। अब मैं बात करना चाहूंगा, अयंगर जी ने बहुत सारा जाना, बहुत विद्वान आदमी है, मैं तो कॉमर्स मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो चीजें गांधी जी ने कही
और उस रूप में इन संकट से मुकाबला करने के लिए प्लस एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। गांधी जी ने 5-6 चीजें कही थी, मैं उन पर रेखांकित करना चाहूंगा। मैं जो समझता हूं, नैतिकता, आत्म अनुशासन, आत्मचेतना, आत्मशुद्धि, स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन जो स्वराज कहता है, स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन किस आधार पर हो, जो मैंने ये 4 शब्द बताए, नैतिकता, आत्म अनुशासन, आत्मचेतना और आत्मबुद्धि, जिससे कि पूरा नैतिक चरित्र मोरल ये सब डेवलप होती है। जिस तरह से गांधी जी ने एक ट्रस्टी के रूप में कहा कि हर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई, सारी समस्याओं का समाधान। आपको ध्यान हो, एक अमेरिका में बहुत पहले ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन हुआ था, और वो गांधी जी की तख्ती लेकर के, तस्वीर की तख्ती लेकर के, गांधी जी ने जो कहा, उनके लिखे हुए वो स्लोगन्स को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में किया था। और उन्होंने कहा था कि 1% 99% जो अय्याश करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है, जो अय्याश करने वाले हैं, उनके लिए 99% जो लोग हैं, उनके लिए उनके साधनों की बर्बादी क्यों की जाती है। अर्थात जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है, लालच जो बढ़ता चला जा रहा है, धन के प्रति, पावर के प्रति, इसके प्रति, इसको कैसे तोड़ है, इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ गांधी जी का सिद्धांत है, गांधी जी का दर्शन है, गांधीयन वैल्यूज है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आज भी अगर इस सोसाइटी को किसी भी चीज से, किसी भी मॉडल से अगर इसको डेवलप किया जा सकता है, तो वो गांधीयन जो मॉडल है, गांधीयन थॉट ऑफ जो है डेवलपमेंट है, उसी के आधार पर जिसको जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है, अगर वो उसके लिए उतना काम करे, और बाकी जो उसकी कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, जो कैपेबिलिटी है, उसका प्रयोग वो अन्य लोगों के डेवलपमेंट के लिए करे। अगर मुझको 2 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए मैं कमा रहा हूं, तो 2 रुपए मैं अपने पास रखूं, 98 रुपए का प्रयोग मैं सरकार के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से दूसरे लोगों को करने के लिए दूं, तो मैं समझता हूं सही मायने में ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी सफल हो पाएगी, तभी इस कोविड जैसे संकट या अन्य जो संकट किसी भी इकोनॉमी में आते हैं, उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि मेरा ये स्वयं का मानना है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, जो भी व्यक्ति जिस रूप में काम कर रहा है, आफ्टर ऑल सरकार क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में कौन काम करता है? हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज मंत्री के रूप में, कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं, फैकल्टी जो है टीचर्स के रूप में विश्वविद्यालय में काम कर रही है, सोशल रिफॉर्मर्स काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हु इज द रेस्पॉन्सिबल? हम सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, बात हम सब करते हैं, संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं, सेमिनार भी आयोजित करते हैं, लेकिन इस संवाद को अपने जीवन में ढालने के लिए, अपने कार्यों में ढालने के लिए, अपने एक्शंस में ढालने के लिए, कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं करूं। अयंगर जी कह रहे थे कि उसी आदमी को कहने का अधिकार है, उसी आदमी को बोलने का अधिकार है, पहले वह स्वयं करे। और स्वराज का मतलब यही है कि स्वयं के ऊपर जो है, स्वयं का जो शासन वो किस आधार पर होना चाहिए, आत्म चेतना के आधार पर होना चाहिए, आत्म शुद्धि के आधार पर होना चाहिए, चरित्र निर्माण के आधार पर होगा। तो निश्चित रूप से चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के विरोध नहीं हूं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी दे आर ऑल्सो ट्रस्टी, दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, जो भी चाहिए, इवन मैन पावर रिसोर्सेज, दे आर यूजिंग द नेशन रिसोर्सेज, देयर ड्यूटी is to use their resources for their development and distribute among the needy of the society। तो मेरा ये मानना है कि आपको, और मेरा तो मानना है अल्टीमेटली, आज हम स्वराज की अवधारणा की बात करते हैं, अल्टीमेटली इस उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान, ईश्वर की सत्य पर भी हम विश्वास रखते हैं। सत्य और ईश्वर दो ऐसी चीज हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब सत्य और ईश्वर को हम मानते हैं, आदमी को जितनी जरूरत है उतना कमाए, खूब आराम से रहे, उसके बाद भी अगर उसके पास है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कितना चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मैं जानता हूं भौतिकवादी युग में, मैं इससे भी मना नहीं कर सकता, लेकिन एक लालच जब सीमा से अधिक बढ़ता है तो वो खराब है। आप मान लीजिए मुझको जरूरत है 1 करोड़ रुपए
रुपए कमाने के लालच में भाग रहा हूं, तो उस 1000 करोड़ की ड्यूटी में से बनता है कि 999 करोड़ रुपए समाज के या दूसरे अन्य लोगों के लिए उसको यूज करने के लिए दूं। तब जाके इस जो गांधी जी का जो चिंतन था, अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कैसे लाए। अभी आपने देखा, एंगर साहब बात कर रहे थे, कितना माइग्रेटरी लेबर आया, माइग्रेशन आप देख रहे थे, सड़कों पर हजारों की संख्या में चल रहे हैं। ऐसे रोना को देखते हैं जलन के बावजूद, फिर भी एक उनमें चुनौती और एक जज्बा था कि मुझे अपने घर पहुंचना है। सरकार भी व्यवस्था कर रही थी, मैं ये नहीं कह सकता नहीं कर रही, लेकिन आप जानते हैं जब सारी जनता सड़कों पर आ जाए तो कोई भी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, उसकी भी लिमिटेशंस होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सब क्यों है, क्यों जाना पड़ रहा माइग्रेशन में इतने लाखों व्यक्ति। राजस्थान में जैसे मैं बताना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री जी ने प्रक्रिया शुरू करवाई तो 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 13 से 14 लाख लोग आने वाले थे, 6 लाख जाने वाले थे। तो ये समस्या क्यों है कि जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा गांधी जी ने डेवलप, उस इकोनॉमिक मॉडल में की पद्धति भी है, कहीं साधनों का एक सीमा से अधिक नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो अत्यधिक जो दोहन किया, और उस अत्यधिक दोहन की वजह से जो पर्यावरणीय जो असंतुलन हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, टेम्परेचर जो डेवलपमेंट में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से स्थितियां जो है, और कई बार तो ये रिसर्चेस भी बता रही हैं कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि इस आज जो कोरोना वायरस की वजह से अगर देखें इस काल में, आपने देखा होगा अभी हजारों की संख्या में वीडियो वायरल हो रहा, कितने तेंदुए, टाइगर्स, बाघ है, जो जानवर जंगलों, पॉल्यूशन का स्तर कम हुआ, एक ये सारी चीजें सोचने की बात है। आभास कराते हैं कि आप सुधरिए, आप इन चुनौतियों से सबक लीजिए, और किस तरह से हम क्लाइमेटिक अपनी उसमें पर्यावरण डेवलपमेंट में बैलेंस स्थापित करते हुए जितनी हमको जरूरत है उतने उन साधनों का दोहन करेंगे, और उसके मुताबिक लोकल नीड्स के आधार पर लोकल डेवलपमेंट पॉलिसीज को डेवलप करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो भी व्यक्ति जिस चेयर पर बैठता है वो बातें, मैं भी अभी बातें कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि लीडर्स का काम इस तरह की बातें करना है, पर मैं ये कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति जिस पद पर बैठा है, मैंने पहले चर्चा कर रहा था सरकार के अंगों की, अल्टीमेटली हम ही तो खराब है ना कहीं, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी कर्मी हो, चाहे वो कोई गैर सरकारी शिक्षक कर्मी हो, चाहे वो सरकारी लोग हो, चाहे गैर सरकारी सेक्टर के लोग हो, खराब कर रहा है। हु विल कम फॉरवर्ड? कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर ही तो सरकार का निर्माण करते हैं। तो अगर हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को चिन्हित कर लेगा और इन सिद्धांतों के आधार पर अगर काम करने की बात करेगा, कह सकता है कि ऐसा नहीं होगा। जब आज की तारीख में कोरोना आर्थिक सरकार है, पता नहीं कौन इससे, और एक पॉजिटिव सेंस जो डेवलप हुआ, फैमिली के साथ लोग कंपलसरी रहने का मौका मिला, परिवार में बच्चों के साथ एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का मौका मिला, साथ में खान पान का मौका मिला, लोग बाहर से आए, विदेशों से आए, माइग्रेंट लेबर अब भाग के अपने परिवार के बीच में आ रहा है। ये क्या क्या दिखा रहा है? ये हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति है, शैली है, जीवन शैली है, और उसमें एक जीवन शैली का जो हमारा जीने का जो तरीका था, उसको ये बता रहा है कि अल्टीमेट अगर हम इन साधनों का उपयोग सही तरीके से करें और जिनको जरूरत है उनके मुताबिक उन साधनों का बंटवारा हम लोगों के बीच में करें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के माध्यम से, तो हम इस सोसाइटी का उद्धार कर सकते हैं। एक मनरेगा की बात एंगर साहब ने कही थी, प्रोडक्टिव, मैं मानता हूं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी एंगर साहब अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है। सोसाइटी में जब डेवलपमेंट पॉलिसीज काम नहीं कर पाती हैं, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उस पैसे का वेलफेयर के माध्यम से, चाहे किसी भी सेक्टर पॉलिसी के माध्यम से, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाए। और इस कंट्री में मैं ये कह सकता हूं, जो ये 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऐसा कोई मॉडल नहीं है
जो 10, 15 या 5 साल में कोई मिरेकल कर दे। तो वो मॉडल, कोई भी मॉडल जो डेवलपमेंट का होगा, वो ग्रोथ ऑफ रोड रेट जो है, जीडीपी जो हमारी धीरे ही हम बढ़ा सकते हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि मनी जो है, लोगों को पैसा उनको पुश किया जाए, उस इकोनॉमी में पुश किया जाए, लोगों को परचेजिंग पावर दी जाए, जिससे कि कम से कम ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उस कम से कम मनरेगा के माध्यम से जो उनको साल में लगभग 70-75 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए मिलता है, उससे वो अपना जीवन यापन करें। अगर पॉलिसीज हमारी हैं, हम सभी व्यक्ति को रोजगार देने की स्थिति में है या खाद्यान्न देने की स्थिति में, आप भी जानते हैं हम 2 रुपए में खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं, और इस खाद्यान्न की वजह से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरित क्रांति को, जिसकी वजह से आज खाद्यान्नों के मामले में हम आत्मनिर्भर की स्थिति में, जिसकी वजह से इतना गोदामों में गेहूं भरा हुआ था, जिस संकट से हमने इस मुकाबला कर लिया, जिससे कि हम 5 किलो की जगह 10 किलो प्रति व्यक्ति हम गेहूं दे सके, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कम से कम, मैं न केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, और भी जहां होंगे कि कोई भूखा नहीं मरा होगा। और राजस्थान का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अनाज की कमी है या मुझे खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉलिसीज जो होती है, कुछ इस तरह की सेक्टरल पॉलिसीज भी हमें बनानी पड़ती हैं, उस सेक्टर थोड़ा कम अप करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, लिफ्टिंग के लिए भी। और इसी तरह से कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी ऐसी हो सकती है, जो यूथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज है, उस यूथ में जो एक अप्रोप्रिएट एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए कि न केवल हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सके, बल्कि रूरल टेक्नोलॉजी, रूरल जो डेवलपमेंट है, जो अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी के आधार पर उस रूरल डेवलपमेंट हम करें, तो हम अपने युवाओं को वहीं क्यों ही रोक सकते हैं, ब्रेन ड्रेन होने से बचा सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं या ये कुछ विचार हैं जिनको मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बीकानेर विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय का अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और एक बहुत अच्छा टॉपिक, जहां पूरा देश 150 वर्ष की जयंती वर्ष मना रहा है गांधी जी की, उस वक्त इस कोविड संकट काल के बाद जो है गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आपने एक विचार, तो निश्चित रूप से हमारा जो यूथ, मैं आपको बताना चाहूंगा एंगर साहब, बड़ी एक दुखद घटना है जो उसका उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी एक व्यक्ति जो हमारे अलवर कस्बे में एक खेलड़ी का व्यक्ति, उसका एक पुत्र जो है बहुत अच्छा 65 लाख का पैकेज था, IIT दिल्ली का लड़का, और खुद का, और बहुत अच्छा बिजनेस, करोड़ों रुपए साल के कमा रहा, पता नहीं क्या डिप्रेशन आया, और ही वॉज कमिटेड टू सुसाइड। अब बताइए किस तरह का विकास और किसके लिए विकास, सब कुछ होने के he was committed to suicide। तो यूथ के सामने ये भी एक चुनौती है कि हमारा यूथ बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। मैं अपने युवाओं के युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा, डिप्रेशन इज नॉट ए रेमेडी। और मैं कहता हूं इन चिंताओं से कुछ नहीं होगा, आप संघर्ष करिए, अपना जज्बा मजबूत करिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, और अपने से नीचे वालों को देखिए, ऊपर वालों को मत देखिए। ऊपर वालों को तो देखिए केवल अपने सपने पूरा करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी लाइफ स्टाइल को, अच्छे गुणों को देखिए, लेकिन नीचे वाले जो आपसे ज्यादा कठिनाइयों में जी रहे हैं, आपसे ज्यादा खराब स्थिति में जी रहे हैं, आपसे ज्यादा आर्थिक सामाजिक रूप से परेशान है, तो निश्चित रूप से आप में भी एक विल पावर स्ट्रांग होगी कि मेरे से भी ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति है, वो भी अपने उस दुख में भी अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है। तो मैं समझता हूं हमारा यूथ भी उसी मुस्तैदी के साथ, जज्बे के साथ इन चुनौतियों का सामना करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आफ्टर कोविड आप निश्चिंत रहें, ये एक अवसर हमें मिला है। हमें बहुत सारी चुनौतियां जब मिलती हैं तो उसके बाद उन चुनौतियों से सबक लेते हुए एक आगे बढ़ने के कई रास्ते मिलते हैं। उन रास्तों पर चल करके निश्चित रूप से ग्राम स्वराज की जो नींव जो महात्मा गांधी जी ने रखी थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली गांव को समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए हमें पॉलिसी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। और इसीलिए आने वाले समय में अब जो फोकस भी है, जो मैं देख पा रहा हूं जितना उन पॉलिसीज का, ये भी हो रहा है कि हम रूरल बेस्ड जो पॉलिसीज हैं, और इसलिए मैं याद करना चाहूंगा एंगर साहब कि गांधी जी की इस कल्पना को, पर कल्पना को बढ़ाने वाले, जो स्वराज की बात हो या डायरेक्ट शासन की बात हो, तो राजीव गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने 73-74 अमेंडमेंट के द्वारा और पंचायती राज संशोधन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त विकास की इकाई के रूप में डेवलप किया, और सीधा पैसा केंद्र से गांव को जाने लगा।
जिसकी वजह से गांव की अब स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन उतनी नहीं सुधर पा रही। पानी की समय, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा करते हुए मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया। बस सारे लोगों को विचार करना है। मैं आप सब लोगों को विशेष रूप से कुलपति चारण जी का भी और एंगर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एंगर साहब का इस बात के लिए, वो खुद गांधीवादी विचारधारा के एक अच्छे वो रहे हैं, प्रोधा रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ने में काफी काम भी किया उन विचारों को बढ़ाने में। उनको भी इस मौके पर मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही चारण जी को भी, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। इनकी जो लीडरशिप में आज ये जो वेबिनार जो आयोजित की जा रही है, निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों में सफल होगी और एक नया एक लेकर के एक न्यू प्लान लेकर के आएगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा तकनीकी विश्वविद्यालय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते, कि मुझे उम्मीद है कि आपके जो विद्यार्थियों का किसी भी तरह का नुकसान डिस्टर्ब होने में, परीक्षाओं के संदर्भ में, समय की रिजल्ट निकले, चाहे हमें ऑनलाइन कराना पड़े सब कुछ सिस्टम, जिससे कि और कम से कम फाइनल जो सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, चाहे वो एमटेक के हों चाहे बीटेक के हों, उनका जल्दी से जल्दी जो है करके, जिससे कि इनको करियर एडवांसमेंट के लिए जाना पड़ता है या प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है, उनका कोई नुकसान ना हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सही बातें रखी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इनफैक्ट आपको सुनने के बाद तो सर हमें लग रहा है कि हम बहुत सही रास्ते जा रहे हैं। यदि किसी दिन आप सर थोड़ा समय देंगे तो हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये हम आपके सामने पूरा प्रस्तुत करना चाहेंगे, और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो बात आप कह रहे हैं स्वराज की, समृद्धि की, कि लोग जितनी आवश्यकता उसको पहचान के उसको उत्पादन कर पाएँ, उसका इस्तेमाल कर पाएँ और इसके साथ ही अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से जी पाएँ। तो सर हम इसी रास्ते पे काम कर रहे हैं, और आप जब भी समय निकाल पाएँ सर आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको ये पूरी बात बताएँ, हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।